हमारे पास है अगला हेडिंग है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो बेसिकली जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कुछ इस करली ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा रहता है, तो इसको अपन रीड करते हैं, दिस इज रीड एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ये एफ एक्स लिखा है तो इसको अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एफ एक्स। साइन एक्स लिखा है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ साइन एक्स। 2x + 11 लिखा है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2x + 11। तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो सबसे पहली बात यह है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं, ये हमें क्लियर हुआ। फिर इसके बाद फिर हम आगे बढ़े कि भाई हमने इसको पढ़ना सीख लिया है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स की अगर डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या होती है भाई? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको अपन समझें, अगर हमारे पास 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 इज 1.2 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हो जाएगा 1.2 माइनस ऑफ 1, मतलब हो जाएगा 0.2। अगर मैं 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूँ तो ये जाएगा 1.6 माइनस ऑफ 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा 1.6 माइनस ऑफ 1, मतलब 0.6। अगर मैं 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.9 माइनस ऑफ 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा 2.9 और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 0.9। तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करूं, अच्छा अगर मैं कोई इंटीजर ले लूं, मैंने ले लिया मान लीजिए 5, तो 5 का क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 हमारे पास क्या होता है 0। तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव डेसिमल नंबर के बारे में समझ में आया कि अगर कोई पॉजिटिव डेसिमल नंबर था जैसे 1.2 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.2। कोई पॉजिटिव डेसिमल नंबर था 1.6, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.6। 2.9 का 0.9। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ से ये सीखी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना बहुत ही आसान है। सीधा डेसिमल वाला जो पार्ट है 0.2, 0.6, 2.9, ये हम आंसर बोल सकते हैं। दूसरी चीज हमने ये देखा कि अगर हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा। अच्छा अब अगला हम देखते हैं नेगेटिव इंटीजर। मान लीजिए -9 का फ्रैक्शनल पार्ट हमें देखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9, और -9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -9 ही होगा, तो माइनस ऑफ -9, मतलब ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए। पहला रिजल्ट तो हमारे पास आ गया कि अगर कोई पॉजिटिव डेसिमल नंबर था तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल पार्ट डायरेक्ट 1.2 का 0.2, 1.6 का 0.6, 2.9 का 0.9, और इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0। चाहे पॉजिटिव इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो 0, नेगेटिव इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो 0। अब अगला अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव डेसिमल पार्ट होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 1.2 माइनस ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा -1.2, और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था -2, तो ये जाएगा -1.2 + 2, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0.8 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए आप कि अगर हमारे पास -1.2 है तो -1.2 का डेसिमल पार्ट अगर देखते हम तो हमारे पास क्या था -0.2 आता है, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 0.8 आ गया। तो एक बार और अपन ये चीज़ देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन अगर हम निकालना चाहें
तो हमें ये एल्जेब्रिक फंक्शन टाइप से है, अंदर एक्सपोनेंशियल भी है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे अंडर रूट ऑफ समथिंग है। तो अंडर रूट ऑफ समथिंग कब डिफाइन होता है? जब अंडर रूट के अंदर जो मसाला होता है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही बात है। और ये डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व हमें करना है। तो हमने ऐसा किया, सबसे पहले हमने 7 का पावर जो -x था, 7 का पावर -x को हमने 1/7 का पावर x लिख दिया। तो ये हो गया 1/7 का पावर x माइनस ऑफ 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ 5 का पावर x। अब देखिए 7 का पावर x यहाँ गया, तो 1 माइनस 7 इंटू 7 का पावर x। अगर 7 इंटू 7 के पावर x को आप मल्टीप्लाइड करते हो तो बेसिकली ये 7 का पावर 1 है, तो 7 का पावर x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जाएगा 7 का पावर x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 7 का पावर x आएगा, तो ये 7 का पावर x ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करें, हम लीडिंग कोफिशिएंट जो है, जब हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स उनको हम पॉजिटिव बना लेते थे। अब लीडिंग कोफिशिएंट तो भाई पॉलिनोमियल टाइप से तो है ही नहीं, जो है यही है सब अलजेब्रिक कोफिशिएंट। तो अपन इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लें, तो ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लें, तो 5 का पावर x माइनस 1 हो गया, और नीचे से भी अपन माइनस कॉमन ले लें, तो 7 का पावर x प्लस 1 माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमें इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे कि पहले नंबर तो हम जितने भी टर्म्स होते थे सबको हम 0 पुट करते थे। तो 5 का पावर x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, 7 का पावर x को 0 पुट करेंगे, और 7 का पावर x प्लस 1 माइनस 1 को 0 पुट करेंगे। इसको अगर 0 पुट करेंगे तो 5 का पावर x की वैल्यू 1 आएगी, और ये 1 जब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। 7 का पावर x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। और 7 का पावर x प्लस 1 की वैल्यू अगर 1 आएगी मतलब 7 का पावर 0 आएगी, तो x प्लस 1 की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 होगी। तो हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ से आ गए, एक x इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा x इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने नंबर लाइन पे इसको लिखा। अब हम नंबर लाइन पे इसको लिखते हैं, तो 2 पॉइंट हमें लिखने हैं -∞ से +∞ के बीच में। एक तो लिखना है -1, दूसरा लिखना है 0। तो पहले हमारे पास आएगा -1 और फिर हमारे पास आएगा 0। अब देखिए भाई, हमें हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल लगाना है रैशनल इनइक्वालिटी में। तो कंसेप्ट ये होता था कि डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा हॉलो सर्कल आता है। तो डिनोमिनेटर ये है, और इसको हमने 0 पुट किया, तो क्रिटिकल पॉइंट आया -1। तो -1 पे क्या आएगा? हॉलो सर्कल। और न्यूमरेटर वाले पे क्या आएगा? डार्क सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी भी साथ में दी हुई है। अब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमसे पूछा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो रहा है, मतलब पॉजिटिव कब हो रहा है। तो पॉजिटिव यहाँ हो रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके -1, यूनियन आ जाएगा 0 से लेके ∞। 0 पे हमारे पास क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल है, -1 पे ओपन आएगा क्योंकि हॉलो सर्कल है। तो दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो नोट कर लीजिए भाई, इस क्वेश्चन का डोमेन अपन कुछ इस तरीके से निकालेंगे। क्या कि अपन ने एक बार और समझ लेते हैं भाई, ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो मसाला था, ये अंडर रूट जब डिफाइन होगा जब ये मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले ये 7 का पावर -x हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसको हमने 1/7 का पावर x लिखा। ये 7 का पावर x यहाँ गया, तो 7 का पावर 1 इंटू 7 का पावर x, 7 का पावर x प्लस 1 हो गया, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में 7 का पावर x था ये ऊपर चला गया। अब हमने इसे इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करने की कोशिश करी, तो हमने देखा लीडिंग कोफिशिएंट अभी नेगेटिव है, तो हमने दोनों में से नेगेटिव कॉमन लिए, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गए, और 1, 2, 3 टर्म हमारे पास हो गई। सबसे पहला स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो हो गया। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने तीनों टर्म को 0 पुट किया। 5 का पावर x -1 को 0 पुट किया, तो 5 का पावर x इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू 0 आ गया। 7 का पावर x की वैल्यू 0 कब होगी? कभी नहीं होगी एग्जैक्ट वैल्यू 0। 7 का पावर x प्लस 1 -1 को वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब 7 का पावर x प्लस 1 1 होगा। तो ये 1 कब होगा? जब 7 का पावर 0 होगा। तो x प्लस 1 आ गया 0, तो x इक्वल टू -1। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया -1। इसको अपन ने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, -1 को और 0 को। अब डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा हॉलो सर्कल आता है, तो माइनस यहाँ से डिनोमिनेटर से -1 आया, तो इस पे हॉलो सर्कल आ गया। और न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे डार्क सर्कल जब आता है जब क्वेश्चन में इक्वालिटी हो। क्वेश्चन में इक्वालिटी है, इसलिए न्यूमरेटर वाला जो डार्क क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव वाला हमारा ये आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
सेम वही क्वेश्चन है जो उसके पहले था, बस वहाँ पे बेस 2 था, यहाँ पे बेस 1/2 है। ये log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 टू द बेस हाफ और पूरे का अंडर रूट ऑफ log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 टू द बेस हाफ। तो देखिए ये क्वेश्चन करने के पहले जिन लोगों को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी नहीं आती है वो पहले इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ लो। थोड़ी सी मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास log n टू द बेस b था, इसकी वैल्यू अगर e थी, b यहाँ चला गया तो उस कंडीशन में n जो है उसकी वैल्यू b का पावर e आ गई। ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर log n टू द बेस b में कोई यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी है, log n टू द बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू e, अगर ऐसा है तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो केस होते हैं। पहला नंबर का केस होता है जब बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 1 है। जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो इसका जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा केस होता है जब बेस लेस देन 1 है। अगर बेस की वैल्यू लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो सीधी सी बात, हमें इस बात को याद रखना है कि जब लॉग में बेस जो होता है वो लेस देन 1 होगा तो हम उसका ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो इसको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का यहाँ पे यूज़ होगा। अपन देखें ये क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ पे वही कंडीशन है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास लॉग में जो नंबर है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 है, दिस शुड बी पॉजिटिव। दूसरी चीज़ ये है कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो है log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 टू द बेस हाफ, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से हम हाफ को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और हाफ का पावर 0 हो जाएगा 1। अब हाफ जो था वो बेस था लेस देन 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। तो ग्रेटर देन 0 से लेस देन, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। हाफ यहाँ जाएगा तो हाफ का पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन जो बेस है वो लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई और ये इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई। अब थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करवाएगा ये सवाल आपसे, क्योंकि अगर मैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए डब्बा, तो हमसे पहली इनइक्वालिटी कह रही है कि जो डब्बा है, मतलब जो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 है, पहली इनइक्वालिटी कह रही है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। और दूसरी कह रही है लेस देन 1 है, 1 पे इक्वालिटी है, मतलब 1 से लेके जो है माइनस इन्फिनिटी तक ऐसा चलेगा। तो इन दोनों में अगर कॉमन पार्ट देखें तो ये है मतलब 0 से लेके 1 तक का पार्ट है, जो अपने पास 5x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 होगा। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 1 होगी। 0 इसके पास नहीं है और इसके पास है तो 0 पे इक्वालिटी नहीं आएगी, कॉमन नहीं आएगा। 1 इसके पास भी है और इसके पास भी है तो 1 कॉमन आएगा। तो 1 पे इक्वालिटी आएगी, 0 पे इक्वालिटी नहीं आएगी। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को जो समराइज़ कर दिया वो इनइक्वालिटी ने कर दिया। मुझे ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसका जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको अपन सॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है भाई, ये हमारे पास जो है कंपाउंड इनइक्वालिटी हो गई। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये दो इनइक्वालिटी का पार्ट है। हाँ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन की वैल्यू दी है cos इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स बाय 4 प्लस ln ऑफ 3 माइनस एक्स का होल इनवर्स। तो भाई इस चीज़ को अपन समझें और इनका अपन डोमेन निकालना है अपन को इस क्वेश्चन का। तो ये दो फंक्शन का एडिशन है, ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है। तो हम इस वाले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे d1, इस वाले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे d2, उसका अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन f आ जाएगा। ये चीज़ तो क्लियर है। तो कॉस इनवर्स के बारे में आपको बता दूं, हमारा अगला चैप्टर फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है। तो इसलिए कॉस इनवर्स के बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए कॉस इनवर्स एक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कॉस इनवर्स एक्स में जो एक्स बिलोंग्स टू होता है वो -1 से लेके +1 होता है और वाई की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई होती है। ये इसका डोमेन और रेंज होता है। इसका यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हम करते हैं, सबसे पहले d1 निकालते हैं। d1 देखें अगर हम, तो ये हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स बाय 4। तो cos इनवर्स में जो इनपुट हो रहा है वो क्या है, ये पूरा मसाला है।
तो इस पूरे मसाले की जो वैल्यू है, मतलब 2 माइनस मॉड एक्स बाय 4 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से +1 होनी चाहिए। अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये आ गया -4, 2 माइनस मॉड एक्स की वैल्यू हो गई -4 से +4। अब मैं -2 कर दूं तो ये हो जाएगा -6 माइनस ऑफ मॉड एक्स, और ये हो जाएगा +2। फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूं तो मॉड एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 से लेकर 6। जिसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं इस स्टेप को बढ़ा के आपको बता देता हूँ। भाई देखिए, अगर हमारे पास माइनस ऑफ मॉड एक्स जो है इसकी वैल्यू है -6 से लेकर 2, मैंने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाइड किया क्योंकि मुझे मॉड एक्स चाहिए था, तो ये 6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास मॉड एक्स की जो वैल्यू आ गई वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 6 आ गई। अच्छा, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब ये दो इनइक्वालिटी हैं। दो इनइक्वालिटी कौन कौन सी हैं? पहली इनइक्वालिटी है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2। पहली इनइक्वालिटी क्या है? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड दूसरी इनइक्वालिटी है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो मॉड एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी कभी होगी? हमेशा होगी। मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हमारे पास आ गया -∞ से लेके +∞। और इसको हमें मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करते अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा बेसिकली वो -6 से +6 हम डायरेक्ट लिखेंगे बोथ क्लोज। अगर हमें इसको नहीं आता है मॉडुलस इनइक्वालिटी, समझिए कि हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x² इज लेस देन इक्वल टू 6², तो x² माइनस 6² लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x - 6 इंटू x + 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो -6 से +6 हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों का एंड है बीच में, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। तो एक कह रहा है सब कुछ और एक कह रहा है -6 से +6, तो कॉमन पार्ट क्या जाएगा? -6 से लेके +6 बोथ क्लोज। तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कॉस इनवर्स वाला, मतलब जो d1 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी -6 से +6। तो हमने अभी d1 की वैल्यू निकाली भाई साहब, d1 की वैल्यू आ गई -6 से लेके +6 बोथ क्लोज। ये हमने d1 निकाला। अब अपन सॉल्व करेंगे, अपन d2 की वैल्यू निकालेंगे। d2 की और d1 की दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, हमने इसका डोमेन d1 निकाल लिया। अब d2 निकालें अपन। इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, अपन d2 निकालें। हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है ln। अच्छा, ln के बारे में जिन लोग भूल गए हैं उनको मालूम होना चाहिए, ln x का मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x, उसको अपन ln x बोलते हैं। तो y की जो वैल्यू हमारे पास है वो है ln ऑफ 3 माइनस एक्स का पूरे का इन्वर्स। तो इसे अपन लिख सकते हैं 1/ln ऑफ 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगेंगे। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास लॉग होता है, लॉग में जो नंबर होता है log n टू द बेस b का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो लगेगी 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा, ये डिनोमिनेटर में है तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ln ऑफ 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वलिटी को सॉल्व करके जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा, उस इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही इस फंक्शन ln ऑफ 3 माइनस एक्स का होल इनवर्स का डोमेन होगा। तो अपन इनको सॉल्व करते हैं। अपन इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हमारे पास है log ऑफ 3 माइनस एक्स टू द बेस e शुड नॉट बी इक्वल टू 0। e यहाँ चला गया तो 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो इस यहाँ से वैल्यू आ गई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो ये सेकंड वाली हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। फिर हम फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी निकालेंगे, 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 है, तो x इज लेस देन 3 है, तो x की वैल्यू आ गई -∞ से लेके 3 बोथ ओपन। ये दूसरी इनइक्वालिटी है, पहली इनइक्वालिटी आ गई। अब ये पहली इनइक्वालिटी है, ये दूसरी इनइक्वालिटी है। इन दोनों इनइक्वालिटी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये अगर ऑल रियल नंबर होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? -∞ से लेके 3। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो ये ऑल रियल नंबर और ये -∞ से लेके 3, तो कॉमन पार्ट क्या आता? -∞ से लेके 3। अब इसमें से 2 अलग कर दिया गया है तो इसमें से भी 2 अलग कर दो, तो हमारे पास जो d2 आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 3 और -2।
तो 2 इसमें आता है ना, इस इंटरवल में 2 आता है, इसलिए 2 जो है वो अलग कर दिया हमने। एक बार और समझ लीजिए, हमने इसके पहले क्वेश्चन में जो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट निकालना सीखा, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे ऑल रियल नंबर होता और यहाँ पे -∞ से लेके 3 होता तो दोनों का इंटरसेक्शन -∞ से लेके 3 आता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 अलग कर दिया गया है, तो अगर इसमें 2 है तो अलग कर दो। तो -∞ से 3 जो 2 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 अलग कर दिया, तो ये D2 हो गया। तो ये हमारे पास D2 हो गया और ये हमारे पास -6 से +1 D1 हो गया। D1 और D2 दोनों का जो हम इंटरसेक्शन लेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं D1 और D2 का इंटरसेक्शन लेने वाली। अब D1 और D2 दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेना है तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई इनमें दोनों में टोटल क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है -6 +6, यहाँ है 3 और 2। तो इस पूरे सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को हम एक सिंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 2, नहीं सबसे पहले आएगा -6, उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6। अब D1 कह रहा है -6 से लेके +6, -6 पे इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल, 6 पे इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल, -6 से +6। और D2 कह रहा है -∞ से लेके 3, -∞ पे ओपन है और 3 पे भी ओपन है, तो दोनों पे हॉलो सर्कल, -∞ से लेके 3 एक्सेप्ट 2, तो 2 पे भी अपन को हॉलो सर्कल लगाना पड़ेगा। तो ये इनइक्वालिटी D1 हो गया और ये D2 हो गया। अब दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। तो हमने देखा ये नंबर लाइन अगर देखी जाए तो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें क्या करना है, हमें वो वाला पार्ट देखना है जहाँ पे दोनों इनइक्वालिटी लाई करती हों। तो पहले वाले पार्ट में क्या दोनों है, नहीं है। क्या दूसरे में दोनों है, बिल्कुल है। तीसरे में दोनों है, बिल्कुल है। फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है। तो आंसर आएगा सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, -6 से लेकर 2, -6 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो यहाँ क्लोज होगा। 2 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो ओपन होगा, यूनियन। थर्ड पार्ट कह रहा है 2 से लेके 3, 2 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो ओपन। 3 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो ओपन। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं -6 से लेके 2 और 2 से लेके 3 है तो -6 से लेके 3 लिख दूँ। अगर मैं -6 से लेके 3 लिखता हूँ तो 2 इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि 2 पे ओपन है बट इसमें 3 आ गया, तो इसमें -2 करना पड़ेगा बस। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डोमेन कुछ इस तरीके से निकलेगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f(x) इक्वल टू है cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका डोमेन आपको निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो cos इनवर्स x होता है उसमें डोमेन जो होता है cos इनवर्स x का वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ पे चूँकि x की जगह क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई भाई। अगर हमारे पास y इक्वल टू cos इनवर्स x होता है तो cos इनवर्स x में x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में होती है और y की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में होती है, अपन ने पढ़ा था। तो अगर cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, मसाला क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। अब हमें एक चीज़ पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू केवल और केवल इंटीजर ही होती है, नॉन इंटीजर वैल्यू तो होती ही नहीं है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू केवल और केवल कैसी होगी, इंटीजर होगी। अब -1 से लेके +1 बोथ पे इक्वालिटी है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो -1 हो सकती है, तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर -1 से +1 दोनों पे इक्वालिटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू चूंकि केवल इंटीजर होती है, तो इंटीजर क्या क्या हो सकती है, तो -1 या 0 या +1। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू या तो -1 होगी या 0 होगी या +1 होगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से लेके 2 तक, 1 पे डार्क, 1 पे क्लोज, 1 पे इक्वालिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो, 1 पे क्या हो गया, 0 पे क्या होगी, इक्वालिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 कब होती है, जब x की वैल्यू -1 से लेके 0 हो, -1 पे कैसा हो जाएगा, क्लोज।
तो ये हमारे पास होगा। अब इन तीनों का यूनियन, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, -1 से लेके 0, फिर 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, तो हो जाएगा -1 से लेके 2। 0 पे क्या आ जाएगा, इक्वालिटी। भाई यूनियन ले रहे हैं हम, यूनियन समझिए आप, तीन इनइक्वालिटी का अगर यूनियन ले रहे हैं तो कैसे लेंगे। पहली है -1, दूसरा है 0, तीसरा है +1। पहला वाला कह रहा है -1 से लेके 0, दूसरा वाला कह रहा है 0 से लेके 1, और तीसरा वाला कह रहा है 1 से लेके 2। जब इन तीनों इनइक्वालिटी का हमें यूनियन लेना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इन सबको हम एक सिंगल नंबर लाइन पे चपटा देते हैं। जब चपटाएंगे तो हम देख रहे हैं -1 भी आ रहा है, फिर 0 पे यहाँ पे हॉलो है, डार्क है, लेकिन जब इसको दबाएंगे तो यहाँ पे डार्क आ जाएगा। यहाँ हॉलो यहाँ डार्क है, दबाएंगे तो यहाँ डार्क आ जाएगा। फिर 2 को दबाएंगे तो यहाँ हॉलो आएगा। तो चूंकि अगर हम इसको जब ये पूरी एक्सिस पे ये इस नंबर लाइन पे हम इसको चपकाएंगे, दबाएंगे, तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, -1 से लेकर 2 आएगी, -1 पे क्लोज आएगा और 2 पे ओपन आएगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 2 होगा। तो इसका जो डोमेन आ गया वो क्या आ गया, -1 से लेकर 2 आ गया। तो नोट कर लीजिए, हमें इसका डोमेन ही निकालना, इक्वालिटी अलग कर दी। तो हमें ये सॉल्व करना है। समझ में आया क्वेश्चन। mod x - x जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इक्वालिटी नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 इक्वल होगी तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इक्वालिटी हमने अलग कर दी। तो mod x - x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब mod x शुड बी ग्रेटर देन x। ये कब होगा, तो भाई देखें, अगर अपन इसको हम ग्राफ से देखें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, एक ग्राफ है y = mod x, और हम सब एक फंक्शन ले लेते हैं हम px = mod x, और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं qx = x। इस ग्राफ वाले कंसेप्ट से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाए, सॉल्व px इज ग्रेटर देन qx, इसको हमसे बोला जाए सॉल्व दिस, या फिर हमसे ये बोला जाए सॉल्व px - qx शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अपन सॉल्व करना सीखेंगे। समझ में आया भाई। इसको ग्राफिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट आप सीख सकें। अगर हमारे पास दो फंक्शन है f1 f2 px qx, तो px इज ग्रेटर देन qx या px - qx ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना आपसे पूछा गया, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप सेम ग्राफ पेपर पे दोनों के ग्राफ बना लें। अगर मैं सेम ग्राफ पेपर पे दोनों के ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये ग्राफ बन जाएगा y = mod x का। y = mod x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे y = x होती है, x लेस देन इक्वल टू 0 पे y - x होती है। और फिर हम दूसरा ग्राफ बना लें। दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या है, y = qx का। तो y = qx का जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे हम थोड़ा सा डिज़ाइनदार बना दे रहे हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए। qx हमारे पास क्या था भैया, qx हमारे पास था y = x। तो ये y = x का ग्राफ हो गया। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y = ये वाला जो ग्राफ है ये हो गया qx का, और ये वाला जो ग्राफ है ये लाइन वाला, ये हमारे पास हो गया px का। अगर हमें ऐसा इनइक्वालिटी दी है ग्राफ के बीच में, तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ पेपर पे बना देंगे। अब अगर ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ से बड़ा है, तो जो बड़ा है वो ग्राफ ऊपर होगा, जो छोटा है वो ग्राफ नीचे होगा, और जो बराबर होंगे तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। तो अपन ये देखें, ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या था, ये वाला ग्राफ हमारे पास था px, और ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या था, qx। तो ये वाला जो इंटरवल है, यहाँ पे p और q ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब p और q दोनों बराबर हैं। और ये वाला जो इंटरवल है इसमें p ऊपर है और q नीचे है, मतलब p इज़ ग्रेटर देन q है। और हमसे यही पूछा गया है p इज़ ग्रेटर देन q कब हो रहा है। तो p इज़ ग्रेटर देन q कब हो रहा है, उसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा रीज़न है। एक बार सुनिएगा अच्छे से, आपसे पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। फंक्शन दिया है f(x) = mod x - x, बोला गया इसका डोमेन बताओ क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ये जो चीज़ है ये अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरी चीज़ है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकती, तो हमने 0 पे इक्वालिटी अलग कर दी। तो हमें ये सॉल्व करना है। समझ में आया क्वेश्चन। mod x - x जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इक्वालिटी नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 इक्वल होगी तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इक्वालिटी हमने अलग कर दी। तो mod x - x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब mod x शुड बी ग्रेटर देन x। ये कब होगा, तो भाई देखें, अगर अपन इसको हम ग्राफ से देखें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, एक ग्राफ है y = mod x, और हम ऐसा एक फंक्शन ले लेते हैं हम px = mod x, और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं qx = x।
इस ग्राफ वाले कंसेप्ट से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाए सॉल्व पी एक्स इज ग्रेटर देन क्यू एक्स, इसको हमसे बोला जाए सॉल्व दिस, या फिर हमसे ये बोला जाए सॉल्व पी एक्स माइनस ऑफ क्यू एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अपन सॉल्व करना सीखेंगे। समझ में आया भाई? इसको ग्राफिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट आप सीख सकें। अगर हमारे पास दो फंक्शन है f1 f2 px qx, तो px इज ग्रेटर देन qx या px माइनस qx ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना आपसे पूछा गया, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप सेम ग्राफ पेपर पे दोनों के ग्राफ बना लें। अगर मैं सेम ग्राफ पेपर पे दोनों के ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू मॉड x का। y इक्वल टू मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू x होती है, x लेस देन इक्वल टू 0 पे y माइनस x होती है। और फिर हम दूसरा ग्राफ बना लें। दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या है, y इक्वल टू क्यू एक्स का। तो y इक्वल टू क्यू एक्स का जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे हम थोड़ा सा डिज़ाइनदार बना दे रहे हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए। क्यू एक्स हमारे पास क्या था भैया, क्यू एक्स हमारे पास था y इक्वल टू एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ये वाला जो ग्राफ है ये हो गया क्यू एक्स का, और ये वाला जो ग्राफ है ये लाइन वाला, ये हमारे पास हो गया पी एक्स का। अगर हमें ऐसा इनइक्वालिटी दी है ग्राफ के बीच में, तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ पेपर पे बना देंगे। अब अगर ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ से बड़ा है, तो जो बड़ा है वो ग्राफ ऊपर होगा, जो छोटा है वो ग्राफ नीचे होगा, और जो बराबर होंगे तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। तो अपन ये देखें, ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या था, ये वाला ग्राफ हमारे पास था पी एक्स, और ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या था, क्यू एक्स। तो ये वाला जो इंटरवल है, यहाँ पे पी और क्यू ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब पी और क्यू दोनों बराबर हैं। और ये वाला जो इंटरवल है, इसमें पी ऊपर है और क्यू नीचे है, मतलब पी इज़ ग्रेटर देन क्यू है। और हमसे यही पूछा गया है पी इज़ ग्रेटर देन क्यू कब हो रहा है, तो पी इज़ ग्रेटर देन क्यू कब हो रहा है, उसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा रीज़न है। एक बार सुनिएगा अच्छे से, आपसे पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पी एक्स इज ग्रेटर देन क्यू एक्स। मतलब आपसे पूछा गया है x की वो वैल्यूज निकालिए जिसके लिए पी एक्स का ग्राफ क्यू एक्स के ग्राफ से ऊपर हो, पी एक्स का ग्राफ क्यू एक्स के ग्राफ से ऊपर हो। तो हमें दिख रहा है साफ साफ इस वाले रीजन में ये पी एक्स का ग्राफ ऊपर है और क्यू वाला ग्राफ नीचे है। और ये रीजन कौन सा रीजन है, इसमें एक्स की कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो इसमें एक्स की ये वाली वैल्यूज़ हैं। ये वाली वैल्यूज़ मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 है, तो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी इस केस में, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 0 पे इक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि 0 पे दोनों इक्वल हो रहे हैं और 0 से इन्फिनिटी पे भी पूरे दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट सीखा वो ये सीखा कि अगर बोला गया है पी एक्स इज ग्रेटर देन क्यू एक्स, तो इसका मतलब क्या है, बोला गया है सॉल्व पी एक्स इज ग्रेटर देन क्यू एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज ग्रेटर देन क्यू एक्स। इसका मतलब ये है कि आपको दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में बनाने हैं और एक्स की वो रेंज निकालनी है, एक्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स का वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके लिए पी एक्स का ग्राफ ऊपर होगा और क्यू एक्स का ग्राफ नीचे होगा। जो बड़ा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा, जो छोटा होगा उसका ग्राफ नीचे होगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये इस वाला पी ऊपर है क्यू नीचे है, पी ऊपर क्यू नीचे मतलब पी इज ग्रेटर देन क्यू। ये इंटरवल हमें निकालना है कब हो रहा है, जब 0 से लेकर इन्फिनिटी हो रही है। 0 पे हमने यहाँ पे डार्क नहीं लिया, 0 पे हमने यहाँ पे क्लोज नहीं लिया, क्योंकि अगर हम 0 क्लोज लेते तो वहां पे इक्वालिटी आ जाती और क्वेश्चन में इक्वालिटी गिवन नहीं है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। नोट कर लीजिए यहां तक। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास हम कर रहे हैं। ये एक फंक्शन दिया है अंडर रूट ऑफ cos x माइनस हाफ अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस ऑफ 36x स्क्वायर। बोला गया इसका डोमेन निकालना है, निकालना केवल डोमेन है। अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डोमेन निकालेंगे, डिनोमिनेटर का डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर होगा। बस हमें वो चीज़ नहीं लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर शुड बी 0, उसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला अपन डिनोमिनेटर से ही कहानी करते हैं। तो चूंकि ये अंडर रूट के अंदर इतनी खतरनाक सी चीज़ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमने माइनस से मल्टीप्लाइड किया, तो माइनस ऑफ 6x स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 35x माइनस ऑफ 6 शुड बी लेस देन 0। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया भैया। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 36x प्लस x माइनस ऑफ 6 इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास हो गया 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 शुड बी लेस देन 0।
इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास 1/6 से लेके 6 बोथ ओपन, ये हमारे पास D1 आ गया या इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई, इंटरवल नंबर 1 आ गया। तो भाई समझ में आया। सबसे पहली चीज़ तो डिनोमिनेटर वाला हमारे पास जो डिनोमिनेटर जो था, ये डिनोमिनेटर का डोमेन निकालना था। तो हमने कहा ये अंडर रूट के अंदर मसाला है, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बट ये डिनोमिनेटर में है तो 0 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो हमने इक्वालिटी यहाँ से प्यार से अलग कर दी। अब यहाँ पे एलईडी कोएफिशिएंट नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाइड किया, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस प्लस का माइनस हो गया। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू माइनस प्लस 1/6 से प्लस 6 के बीच में आ गई। अब हमने दूसरी चीज़ सॉल्व की, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कह रहा है इसके अंदर जो मसाला है वो cos x माइनस हाफ है, तो cos x माइनस हाफ अगर है तो ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया cos x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा वही जो हमने अभी बनाया था, जब px इज ग्रेटर देन qx। बेसिकली दो ग्राफ आपको एक साथ बनाने हैं, एक y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना है और एक y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाना है, और आपको x की वो रेंज निकालना है जहाँ पे cos x इज ग्रेटर देन हाफ। मतलब अगर ये वाला ग्राफ मैं कह देता हूँ px है और ये वाला ग्राफ मैं कह देता हूँ तो qx है, तो आपको x की वो वैल्यूज निकालना है जिस रीजन में px का ग्राफ qx के ग्राफ से ऊपर है। तो अगर मैं देखूँ भाई cos x का ग्राफ निकालूँ अपन, तो भैया cos x की तो डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, तो क्या मैं ऑल रियल नंबर में इसका ग्राफ बनाऊंगा? तो हमें एक चीज़ पता है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम सॉल्व करके जो भी निकालेंगे न्यूमरेटर वाला D1, उसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर होगा। जब दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर होना है तो हम ऐसा करें, हम इसकी जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं उसी इंटरवल में निकाल लें। और ये इंटरवल क्या है, 1/6 से लेके 6, तो 1/6 तो 0 के आसपास होगा और 6 जो है वो 2π के आसपास होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम cos x का ग्राफ केवल 0 से 2π के बीच में बना लेते हैं। 0 से 2π के बीच में ही अपन ये वाला जो न्यूमरेटर वाला डोमेन है वो निकाल लेंगे। 1/6 से 6 के बीच में तो हमारा आंसर आ सकता है। तो भैया cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो हमने ये ले लिया -1, ये ले लिया 0, ये +1, फिर ये हमारे पास आ गया π/2, फिर ये हमारे पास आ गया पाई, ये आ गया हमारे पास 3π/2 और ये हमारे पास आ गया 2π। तो 0 पे तो वैल्यू 1 होती है, π/2 पे वैल्यू 0 होती है, फिर पाई पे वैल्यू -1 होती है, 3π/2 पे 0 होती है और 2π पे क्या होती है 1। तो 0 से 2π के बीच में मैंने ग्राफ बनाया। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ cos x का ग्राफ मैंने 0 से 2π के बीच में क्यों बनाया। भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ये है cos x माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos x इज ग्रेटर देन हाफ। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये लगा कि यहाँ पे कंसेप्ट ये लगना है कि px इक्वल टू cos x और qx इक्वल टू हाफ का ग्राफ आप बनाइए एक ही ग्राफ पे। उसके बाद आप देखिए कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए cos px का ग्राफ qx के ग्राफ से ऊपर है। तो हमने ये देखा कि भाई cos x का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो क्या मैं ऑल रियल नंबर में चेक करूँगा? तो मैंने देखा कि मैं यहाँ से जो भी x की वैल्यूज़ आएंगी और ये जो x की वैल्यूज़ है, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो आंसर है। तो हमने क्या किया कि मैं 1/6 से 6 के इंटरवल में ही इसको चेक कर लेता हूँ। अब 1/6 से 6 एग्जैक्टली चेक तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें तो 0, π, 2π इन सब की आदत पड़ी होती है। तो हमने देखा 6 जो है वो 2π के आसपास होगा और 1/6 जो है वो 0 के आसपास होगा। तो मैंने 0 से 2π में cos x का ग्राफ बना लिया। अच्छी बात है। अब हम देखें, हमारे पास हमें तो 1/6 से 6 में बनाना था, तो 1/6 कहाँ होगा भाई? 1/6 तो जो है वो यहाँ होगा। चलो अभी हम पहले इसको चेक कर लें। तो ये हमने cos x का ग्राफ मतलब px का ग्राफ बना लिया। अब qx हमारे पास क्या है, हाफ। तो हाफ कहाँ है भैया? ये हमारे पास हाफ का ग्राफ होगा। ये ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू हाफ का होगा। ये वाला ग्राफ हमारे पास qx का हो गया है ना, ये वाला ग्राफ qx का हो गया, ये cos x वाला हो गया। अब हमें वो इंटरवल निकालना है जहाँ पे px इज ग्रेटर देन qx, मतलब हमें वो इंटरवल निकालना है जब px का ग्राफ qx के ग्राफ से ऊपर हो। तो ऊपर किस किस इंटरवल में भैया? एक तो इस वाले इंटरवल में ऊपर है और एक तो इस वाले इंटरवल में ऊपर है। अब इस इंटरवल को नाम दें अपन, तो यहाँ पे cos की वैल्यू होती है हाफ, कब होती है? π/3 पे 60 डिग्री पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास 2π माइनस 60 डिग्री, 2π माइनस π/3, क्योंकि cos ऑफ 2π माइनस थीटा प्लस cos थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6π माइनस π मतलब 5π/3 पे। तो यहाँ से हमारे पास एक इंटरवल तो आ गया 0 से लेके 0 से 2π में अगर मैंने देखा तो इंटरवल हमारे पास आ गया 0 से लेके π/3। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी है क्या? बिल्कुल है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी किस पे हो रही है? यहाँ पे। तो 0 से लेके π/3, तो और 0 से लेके π/3 और यूनियन हो जाएगा हमारे पास
5π/3 से लेके 2π, 5π/3 से लेके 2π। देखो जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं उनमें ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा, तो रख के देख लो आप 0 पे। तो 0 अगर मैं रखता हूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 से बड़ी है, बिल्कुल है, ठीक है। π/3 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो इक्वलिटी है, तो π/3 पे भी आ गया। 5π/3 पे भी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इक्वलिटी, तो 5π/3 भी आ गया। 2π पे cos की वैल्यू 1 होगी तो 1 ग्रेटर देन हाफ होता है, तो 2π पे भी जो है वो डार्क आ गया, मतलब क्लोज आ गया, तो चारों पे क्लोज आएगा। तो हमने क्या किया, हमने 0 से 2π के बीच में ये निकाल दिया और 1/6 से लेके 6 ये हो गया। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो अपना आंसर होगा। मैं यहाँ पे ही इनका इंटरसेक्शन निकाल सकता था लेकिन नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि खिचड़ी आना बन जाएगी। एक बार और ये चीज़ समझिए कि मैंने 0 से 2π के बीच में ही क्यों किया। भाई हमारे पास कॉस का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो इसको मैं सॉल्व करता तो हमारे पास ऑल रियल नंबर आता, भयंकर बड़ा, -∞ से +∞ तक पूरा। तो मैंने क्या सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा और यहाँ का जो आंसर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो अपन को लेना है। तो मैं इस इंटरवल के आसपास वाले इंटरवल में चेक कर लूँ, तो 1/6 से 6 कहाँ करेगा, तो भाई 2π इससे बड़ा है और 0 इससे छोटा है, तो 1/6 से 6 जो है वो 0 से 2π के अंदर ही है। तो मैंने 0 से 2π में केवल इसको डिफाइन कर लिया। तो 0 से 2π में मैंने जब इसको डिफाइन किया तो मैंने देखा कि भाई cos x का ग्राफ हाफ के ग्राफ से कब इक्वल और बराबर है, तो इस इंटरवल में इक्वल और बराबर है। ये चीज़ और आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना यह है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 का इंटरसेक्शन हमें लेना है। अब इंटरसेक्शन अगर हम लेना चाहते हैं तो हम कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए भाई। इंटरसेक्शन अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंगल नंबर लाइन पे ये सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 0, 0 के बाद कौन आएगा 1/6, 1/6 के बाद क्या आएगा π/3। अच्छा π/3 1/6 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 3.14/3, और ये 1 से छोटा होगा तो π/3 आएगा। π/3 के बाद क्या आएगा, π/3 के बाद आएगा 5π/3, 5π/3 के बाद क्या आएगा 6, और फिर क्या जाएगा 2π। भाई ये 6 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, रख के देख लो भाई, ये है 5 और ये 3.14/3 है ना। तो ये हमारे पास जो है 3 से हम करेंगे तो ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 11, 1.3 के लगभग आ जाएगा। तो ये 6.5, तो ये अच्छा ये बड़ा हो रहा है, तो 6 पहले आएगा, 5π/3 बाद में आएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें भाई, 3 की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14/3 किया, तो ये चीज़ हमारे पास कितनी आ गई, 3 × 3 हो गया। फिर हमारे पास नहीं, गलत किया ना डिवाइड अपन ने भाई, 3.14 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 × 3 हो गया। फिर हमारे पास आ गया ये 0.2, 1.02 5π/3 है ना, इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5.1 के लगभग। तो गलत है, ये 5π/3 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। अप्रॉक्सीमेशन से अपन ने ये निकाल दिया भाई। अब हम इन दोनों इनइक्वालिटी को सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला वाला हमारे पास कह रहा है 1/6 से लेके 6, बहुत ओपन। दूसरा कह रहा है 0 से लेके π/3 और 5π/3 से लेके 2π। अब कॉमन कहाँ है भाई, तो एक ये वाला कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है। तो पहला वाला कह रहा है x की वैल्यू हो जाएगी 1/6 से लेके π/3, 1/6 इसके पास नहीं है, इसके पास है तो ओपन, π/3 दोनों के पास है तो क्लोज। यूनियन हो जाएगा 5π/3 से लेकर 6, 5π/3 दोनों के पास है तो क्लोज, 6 इसके पास नहीं है, इसके पास है तो ओपन। तो दिस इज़ द फाइनल डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो फाइनल डोमेन हमारे पास आएगा वो ये आ जाएगा -1/6, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/6 से लेके π/3, और दूसरा आ जाएगा 5π/3 से लेके 6। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द फाइनल डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक आज अपन ने डोमेन वाले क्वेश्चंस किए हैं। अभी हमारे एक क्लास में और बहुत सारे